Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing about last class में हम कर रहे थे. मेरे ख्याल से कंक्रीट चल रहा था. कंक्रीट में हम बात कर रहे थे वर्केबिलिटी की. The property of the concrete under consideration was workability. वर्केबिलिटी का मतलब बता दिया था. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी बता दिए थे. हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? हम डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी. और मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी में मैंने पहला टेस्ट बता दिया था विच वाज टर्म्ड एज स्लम्प टेस्ट. तो स्लम्प टेस्ट तक की डिस्कशन हमारी हो गई थी. नहीं, उसके आगे करना है हमें. वो कंप्लीट हो गया था. स्लम्प टेस्ट कंप्लीट हो गया था. चलो डायग्राम एक बार अपलोड कर देता हूँ. कंपैरेटिवली टाइम बचेगा. कहाँ चली गई? स्लम्प वैल्यू फॉर डिफरेंट वर्क टेबल क्या होती है? ये क्या होता है? ये स्लम्प वैल्यू फॉर डिफरेंट वर्क टेबल. ये जो भी देखी, मतलब स्टार्ट की क्लास की स्टार्ट में कुछ चालू हो गई. अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वर्केबिलिटी. वर्केबिलिटी में स्लम्प टेस्ट हमने कर लिया था. स्लम्प टेस्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी. स्लम्प टेस्ट के बारे में आपको ये जानकारी दी थी कि ये एक्यूरेट टेस्ट नहीं है. इट इज नॉट एक्यूरेट टेस्ट. उसका रीजन भी बताया था. रीजन ये था कि वो सारे फैक्टर जो वर्केबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, स्लम्प टेस्ट में उसकी मेजरमेंट नहीं हो पाती. अब इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है? वर्केबिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट. हम बात कर रहे हैं किसका? हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी का. तो मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी में स्लम्प टेस्ट था, वो एक्यूरेट टेस्ट नहीं था. अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की. तो दूसरा टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है. द सेकंड ऑफ द टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट. अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, जितने भी टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. इट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. पर इतना पॉपुलर नहीं है. और रीजन भी ऑब्वियस है. पॉपुलर क्यों नहीं है? पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इसको करना बहुत मुश्किल है. परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट इज कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट है भी देख लेंगे आगे. पर एक्यूरेसी ज्यादा क्यों है? एक्यूरेसी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में जिस तरीके से हमने वर्केबिलिटी को डिफाइन किया, एग्जैक्टली वैसे ही निकाला जाता है. अब ये आप खुद बता दोगे कैसे? हमने वर्केबिलिटी डिफाइन कर दी. अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव द फुल कॉम्पैक्शन. कितना काम करना पड़ेगा हमें ताकि कंक्रीट में क्या आ जाए? पूरा कॉम्पैक्शन आ जाए. क्लियर है? तो दो वेरिएबल है मेरे पास. आई हैव टू वेरिएबल्स. मैंने बोला अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन. फुल कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है? 100% कॉम्पैक्शन. तो कंक्रीट में मुझे 100% कॉम्पैक्शन चाहिए और मैं क्या मेजरमेंट कर लूं उस काम की? अगर मुझे ज्यादा काम करना पड़ा 100% कॉम्पैक्शन के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? वर्केबिलिटी ज्यादा है या कम है? अगर मैं मेजरमेंट करूं वर्क की टू अचीव 100% कॉम्पैक्शन, तो अगर मुझे ज्यादा काम करना पड़ा, इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या है? कम है. अगर कम काम करना पड़ रहा है मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा है. तो इसका मतलब मैं एक ऐसा टेस्ट डेवलप कर सकता हूं जिसमें हम वर्क डन मेजर करें, इन विच आई विल मेजर द वर्क डन. पर एक रिवर्स प्रोसेस भी हमारे पास. व्हाट आई कैन डू?
मैं क्या कर सकता हूं, वर्क डन को कांस्टेंट रख सकता हूं। अभी तो मैं क्या कर रहा था, वर्क को मेजर कर रहा था, क्या कांस्टेंट रखी हुई थी, कॉम्पैक्शन कांस्टेंट रखी हुई थी, कितनी, 100%। अब मैंने वर्क डन क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। अगर मैंने वर्क डन कंक्रीट के ऊपर कांस्टेंट रख दिया और मैं क्या मेजर कर रहा हूं, मैं मेजर कर रहा हूं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। अगर सेम काम करने पे कंक्रीट ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, कमेंट अपॉन वर्केबिलिटी। सेम काम करने पे कंक्रीट ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, काम आपने उतना ही किया पर ज्यादा कॉम्पैक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि वर्केबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या पार्टिकल के बीच में कम है, फ्रिक्शन कम है मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम यही करते हैं, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आ जाती है। सो इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट व्हाट वी डू, वी कीप द वर्क डन ओवर द कंक्रीट टू बी कांस्टेंट। वर्क डन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, पर मेजरमेंट किसकी करते हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन की। अभी बेसिक फंडा है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का, अगर ये समझ में आ गया, टेस्ट में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन्वॉल्वड इन द टेस्ट। तो बस यही जानकारी देनी थी आपको। दिस वाज द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज टू बी गिवन इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब इसका apparatus देखते हैं, विल सी द apparatus ऑफ दिस टेस्ट। तो apparatus देख लो इस टेस्ट की, ये हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। जूम करने से बल्कि नहीं, सही नहीं है, ऐसे ही सही दिख रहा है। तो एक लाइन डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक रियल पिक्चर है राइट हैंड साइड पे, दोनों चीजें दिख रही हैं। और रियल पिक्चर में आइसोमेट्रिक व्यू है तो आपको दिख भी रहा है 3 डायमेंशन में। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, in compaction factor test, the apparatus consists of what? The apparatus consists of two metallic mold in the shape of the frustum. ये frustum ही है, placed one over each other, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। और बॉटम पे क्या रखा जाता है, सिलेंडर रखा जाता है। एट द बॉटम सिलेंडर इज बीइंग केप्ट, तो बॉटम पे हमने सिलेंडर रख दिया। अब जिस कंक्रीट की हमें टेस्टिंग करनी होती है उसको हम भरते हैं सबसे ऊपर वाले सिलेंडर के अंदर। कंक्रीट को भर दिया सबसे ऊपर वाले सिलेंडर के अंदर। ये नीचे लगा होता है ट्रैप डोर, ट्रैप डोर का मतलब दरवाजा है। तो नीचे आपने क्या कर रखा है, दरवाजे को बंद कर रखा है। अब जैसे ही मैंने कंक्रीट को फिल किया ऊपर वाले स्लम्प के अंदर या ऊपर वाले कोन के अंदर, मैंने उसको क्या कर दिया, एनर्जी दे दी। और ये एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, अपैरेटस की साइज तो चेंज नहीं होगी। यानी हर बार हम कंक्रीट को क्या करेंगे, सेम एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ट्रैप डोर है, ट्रैप डोर को ओपन किया, जैसे ही ट्रैप डोर ओपन होगा कंक्रीट फॉल करेगा नीचे वाले मोल्ड के अंदर। नीचे ट्रैप डोर लगा हुआ है, यहाँ पर आके कंक्रीट जमा हो जाएगा, हेयर कंक्रीट विल बी एक्यूमुलेटेड। इस वाले ट्रैप डोर को ओपन करेंगे, जाके फॉल करेगा किसमें, सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर में जाके फॉल कर जाएगा। इट विल फॉल इन द सिलेंडर, तो कंक्रीट जाके फॉल कर जाएगा सिलेंडर के अंदर। हमारा सिलेंडर भर गया, तो एक कंक्रीट एक्यूमुलेट हो गया सिलेंडर के अंदर। अब करते क्या इस टेस्ट में, इस टेस्ट में मैं इस कंक्रीट का क्या नोट कर लूंगा, मास नोट कर लूंगा। आई विल नोट द मास ऑफ द कंक्रीट। अब ध्यान देना, आपने एनर्जी सेम दी कंक्रीट को, एक कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा, दूसरे कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम। जिस कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा होगी उसमें कॉम्पैक्शन क्या मिलेगा, जिस कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा होगी उसमें कॉम्पैक्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर उसमें कॉम्पैक्शन ज्यादा मिला तो सेम वॉल्यूम के सिलेंडर को, वॉल्यूम तो यही है, सेम वॉल्यूम के सिलेंडर को कंक्रीट ज्यादा भरेगा या कम भरेगा। अगर कॉम्पैक्शन ज्यादा हो गई, सेम वॉल्यूम के सिलेंडर को कंक्रीट ज्यादा भरेगा, तो उसका मास क्या निकल के आएगा, उसका मास क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। खत्म हो गया टेस्ट। तो इस टेस्ट में मैं क्या मेजर करता हूँ, मास ऑफ कंक्रीट फिलिंग द सिलेंडर। अगर हमारे कंक्रीट का ज्यादा मास सिलेंडर में फिल हुआ, कमेंट अपॉन वर्केबिलिटी। अगर हमारे कंक्रीट का ज्यादा मास सिलेंडर में फिल हुआ, वर्केबिलिटी ज्यादा। अगर हमारे सिलेंडर के अंदर कम मास कंक्रीट का फिल हुआ, वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर, बस यही होता है टेस्ट। तो क्योंकि इस टेस्ट में जैसे हमने वर्केबिलिटी को डिफाइन किया एग्जैक्टली वैसे ही मेजर किया, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आती है। अब जरा देख लो इसकी शक्ल, पीछे तो क्या था, स्लंप था, लेके कहीं भी घूम सकते हो, इसको उठा के कहीं घूम नहीं सकते। आधे लोगों की हाइट के बराबर ही होगा ये तो इसको परफॉर्म करना मुश्किल पड़ जाए। तो मुश्किल चीज हम करते ही नहीं, प्रेफर ही नहीं करते। जबकि एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, इट इज मोर एक्यूरेट। दूसरा ये लैब टेस्ट है, पीछे वाला क्या था, वो फील्ड टेस्ट भी था और वो लैब टेस्ट भी था। इट वाज फील्ड टेस्ट आल्सो, दैट वाज लैब टेस्ट आल्सो, दोनों ही चीजें थी। क्लियर है बात, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। चलो, तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं,
पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दिस टेस्ट इज मोर एक्यूरेट. This test is more accurate and sensitive. This test is more accurate and sensitive than slum test. Then slum test ज़्यादा accurate है, ज़्यादा sensitive है, and is suitable for and is suitable for concrete having medium to low workability. पिछला वाला किसके लिए काम कर रहा था? हेडिंग दे दीजिए भाई, हेडिंग डली तो हुई है, वही टू डालना है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट. क्या हेडिंग दूं उसके बाद? तो पिछला वाला सूटेबल था मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए, ये किसके लिए सूटेबल है? ये मीडियम टू लो वर्केबिलिटी के लिए सूटेबल है. ये रेंज ध्यान रखनी है, अरेंज कराता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. इसको अरेंज कराएगा वो भी, जब सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे मैं खुद ही अरेंज करके दे दूंगा आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. पर अभी के लिए सूटेबल है फॉर मीडियम टू लो वर्केबल कॉन्क्रीट. अच्छा, इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट The principle of this test is based on measuring the क्या मेजर कर रहे हो? degree of compaction achieved by performing standard amount of work done. क्यों बोल रहे हैं स्टैंडर्ड वर्क? standard amount of work done on concrete by allowing it to fall through known standard height. ये प्रिंसिपल ध्यान रखना. इसको अगर हिंदी में चेंज करके बताऊं, ये स्टेटमेंट बोल रही है स्ट्रेस का प्रिंसिपल ये है कि हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन जो कंक्रीट को मिली. कब? जब आप उसके ऊपर स्टैंडर्ड काम करो. स्टैंडर्ड काम कैसे करो? उसको फॉल कराओ किससे? बाय नॉन स्टैंडर्ड हाइट. फिक्स है नॉन स्टैंडर्ड हाइट, जोड़ लो 285 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 140. ये नॉन स्टैंडर्ड हाइट आ गई. यहीं से कंक्रीट हमेशा फॉल करेगा. यानी हर बार आप वर्क डन सेम कर रहे हो, पर क्या मेजर कर रहे हो? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मेजर कर रहे हो. अच्छा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कैसे मेजर कर रहे हो? बाय नोटिंग द मास ऑफ द कंक्रीट इन द सिलेंडर. क्लियर चीज? अच्छा, ये सूटेबल है मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट के लिए. क्यों भैया? हाईली वर्केबल कंक्रीट में क्या दिक्कत है? तभी यूज नहीं कर पा रहे. जैसे पीछे बताया था कि क्यों वो ज्यादा सूटेबल नहीं है फॉर वेरी हाई वेरी लो वर्केबिलिटी, वैसे ही ये सूट नहीं करता हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए. क्यों? आपने कंक्रीट को एनर्जी दी, जैसे ही आपने ट्रैप डोर ओपन किया, कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या है? हाई है, यानी फ्रिक्शन क्या है? बहुत कम है. तो इसका मतलब कंक्रीट उसमें से कितनी एनर्जी यूज करेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? हाईली वर्केबल, फ्रिक्शन वेरी लेस. तो कंक्रीट कितनी एनर्जी यूज करेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? बहुत कम. अब बहुत कम एनर्जी यूज हुई फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, बची हुई एनर्जी सारे एग्रीगेट्स को बाहर निकाल के फेंक देगी. कहने का मतलब है सेग्रीगेशन हो जाती है हमारे कंक्रीट. इस सेग्रीगेशन से बचने के लिए जरा चेक करो, ये दूसरा हॉपर लगा रखा है बीच में. इसका अगर अपैरेटस देखोगे, 2 हॉपर की क्या रिक्वायरमेंट भैया? डायरेक्टली फॉल कराओ ना सिलेंडर के अंदर. ये बीच में दूसरा हॉपर काहे लगा रखा है? दूसरा हॉपर इसलिए लगा रखा है कि सारी एनर्जी एक साथ यूज नहीं हो. अगर ये बीच वाला हॉपर आप लगा दोगे, ये टेस्ट किसी काम का नहीं है. जैसे ही ट्रैप डोर ओपन करोगे, कंक्रीट फॉल करेगा, सेग्रीगेशन हो जाएगी उसकी. तो ये दूसरे हॉपर का काम है एनर्जी को ग्रेजुअली यूज कराना, ताकि हमारे कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं हो, सो दैट देयर इज नो सेग्रीगेशन इन दी कंक्रीट. क्लियर है पूरी कहानी?
चले आगे। चलो यहाँ वर्केबिलिटी कैसे बताते हैं? we'll say in this test workability is reported in terms of पैरामीटर। पीछे पैरामीटर क्या था स्लम टेस्ट के अंदर? इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉम्पैक्शन फैक्टर। इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर compaction factor. So in this test, workability is reported in terms of the parameter compaction factor, which is defined as the पीछे पैरामीटर था slump value, which is defined as the ratio of mass of partially compacted concrete to the mass of fully compacted concrete. तो यहाँ पे हम वर्केबिलिटी किसके टर्म में बताते हैं? कॉम्पैक्शन फैक्टर के टर्म में बताते हैं। यहाँ पे वर्केबिलिटी किसके टर्म में बताते हैं? कॉम्पैक्शन फैक्टर के टर्म में बताते हैं। अब क्या है भैया ये कॉम्पैक्शन फैक्टर? तो यहीं पे लिख देते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर। सो कॉम्पैक्शन फैक्टर को डिफाइन कैसे किया मैंने? कॉम्पैक्शन फैक्टर को डिफाइन किया मैंने, ये रेशो है। किस चीज का रेशो है ये? ये रेशो है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। नोट किया हमने पीछे, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तो भैया टेस्ट में नोट करते हैं, ये मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहां से आया? ये भी हम टेस्ट में नोट करते हैं। कैसे? जब आपने टेस्ट को खत्म कर लिया, व्हेन द टेस्ट इज फिनिश्ड, हम सिलेंडर को खाली करते हैं। जो भी कंक्रीट भरा हुआ था उसको बाहर निकाला, इसके अंदर दोबारा कंक्रीट को भरते हैं। जब दोबारा कंक्रीट को भरा जाता है, ध्यान रखते हैं कि इसकी कॉम्पैक्शन हम करें अब आर्टिफिशियली। अभी कॉम्पैक्शन कैसे हुई थी? एनर्जी देने से। फिक्स एनर्जी थी, फॉल किया, कॉम्पैक्शन हो गई। इस सिलेंडर को खाली किया, दोबारा कंक्रीट को भरा जाता है, पर इस बार जब भरा जाता है उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैंपिंग रॉड। 4 लेयर में बनते हैं और प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसका अब जो कंक्रीट होगा वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा, और इसका मास हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब कंक्रीट फुल्ली कॉम्पैक्टेड है, इसका मास क्या हो गया? फिक्स हो गया, वो तो वेरी नहीं कर रहा। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर रेशियो है किसका? मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड, मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड है तो कंक्रीट का मास। अब जरा देखो, मेरे कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आया जब मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम ही किसके बराबर है? पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के वॉल्यूम के बराबर है। सिलेंडर का वॉल्यूम ही किसके बराबर है? फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा सिलेंडर का, वो चेंज नहीं होगा। उसमें जो कंक्रीट भर रहा है उसका मास क्या होगा? चेंज होगा। तो ये दोनों वॉल्यूम किसके हैं? सिलेंडर के हैं। और यही दोनों वॉल्यूम किसके हैं? पार्शियली कॉम्पैक्टेड और फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के हैं। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा किसमें चेंज हो गया? डेंसिटी के अंदर चेंज हो गया। मास बाय वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। तो आप इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो इसको मास के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, इसको डेंसिटी के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है चीज? तो पीछे पैरामीटर स्लंप वैल्यू, यहाँ पे पैरामीटर कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब अगली जो टेबल है उसमें देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर को रिलेट किया हुआ है किसके साथ? अगली जो टेबल है उसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर को रिलेट किया हुआ है किसके साथ? स्लंप वैल्यू के साथ। तो ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव आपसे, ये मिला से ऑब्जेक्टिव कि बोलेगा स्लंप वैल्यू इतनी है, बताओ कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना है। ये लो टेबल से निकाल के दे देना, बीच वाली कोई वैल्यू आए इंटरपोलेट कर देना। ये वैल्यूज हार्ड एंड फास्ट नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई चलेगा, ये पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं सर आपने तो ये लिखा था 0.9, पेपर में तो 0.88 आ गया सर, अब क्या करें? तो सारा ऑब्जर्वेशनल डाटा है, प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। एक रेंज दी जाती है, वैल्यू उससे कम भी हो तब भी चलेगा, वैल्यू उससे ज्यादा हो तब भी चलेगा। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर के बिहाफ पे आपको डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी बता दी।
कि अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.85 है, हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो है। उसी तरीके से अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या है, हाई है। इसका तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या आ गई, हाई आ गई। अब ये दोनों टेस्ट जब कंप्लीट हुए, व्हेन दीज टू टेस्ट आर कंप्लीटेड, अब आप ये भी एनालाइज कर सकते हो, नाउ यू कैन आल्सो एनालाइज एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क में मुझे कितनी वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। Once these two tests are completed, you can also analyze in a particular construction work what degree of workability is required. और degree of workability को मैं कैसे रिपोर्ट कर सकता हूँ, how I can report the degree of workability? दो पैरामीटर आ गए मेरे पास। कौन से दो पैरामीटर है, एक हमारे पास कॉम्पैक्शन फैक्टर है, दूसरा हमारा स्लम्प वैल्यू है। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो लिखी हुई है यहाँ पे, ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन तक याद रहेगी, सब गायब हो जाएगा ये। अब इसको हमेशा के लिए ध्यान रखने का कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है। जहां पर भी आप कंक्रीट को यूज कर रहे हो, वहां पर अगर रीइंफोर्समेंट ज्यादा है और मेंबर की साइज छोटी है, आपको जो कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, इट शुड हैव हाई वर्केबिलिटी और लो वर्केबिलिटी। मेंबर की साइज छोटी, रीइंफोर्समेंट ज्यादा, भैया वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या नहीं कर पाओगे, आप कॉम्पैक्शन नहीं कर पाओगे। तो कंक्रीट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाए, और अपने आप कॉम्पैक्ट होने वाला कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा। उसी तरीके से आपकी कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें कॉम्पैक्शन की जरूरत ही नहीं है, जैसे मास कॉन्क्रीटिंग, क्या मास कॉन्क्रीटिंग फेंकना ही तो है, काय का कॉम्पैक्शन, तो उस केस के अंदर वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दैट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। अब पढ़ लो ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क। तो फॉर एवरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क स्लम्प वैल्यू इज गिवन टू यू। अगर मुझे स्लम्प वैल्यू पता है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं कॉम्पैक्शन फैक्टर निकाल सकता हूँ। निकाल लो, पीछे टेबल बना रखी है, अपने आप छाप देना यहाँ पे लिख के। तो जब रिलेशनशिप दे रखी है आपको यहाँ पे, यहाँ से निकाल सकते हो कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो कई बार डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, तो बोलेगा नॉर्मल आरसीसी वर्क में बताओ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी चाहिए, आपको नीचे आंसर देना होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर के टर्म में। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, आई कैन फाइंड कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑल्सो। नोट कर लो उसे। नोटेड। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट खत्म हुआ, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो। टेबल में वैल्यू कौन से रिलेट करी, कौन सी टेबल में, ये जो टेबल लिखी हुई है, ये वाली या पीछे वाली, ब्लू वाली। भैया जब स्लम्प वैल्यू 25 है, में कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.8 है, तो जब ये बोल रहा है कि स्लम्प वैल्यू 25 से 50 है, तो निकल ही सकते का कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.8 है, और 50 के लिए कितना है, 0.85 है। तो लो बन गई। अब क्या रिलेट करके बताऊं इसमें। तो मास कॉन्क्रीटिंग के लिए स्लम्प की वैल्यू 25 से 50, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.8 से 0.85। ऐसे ही बाकियों का भी निकाल सकते हो। डन, हैज एवरीवन नोटेड? चलो अगला टेस्ट उठाते हैं। The next of the tests available to find the workability of the concrete
अगला जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए इज नोन एज वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अब ये टेस्ट सूट करता है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही कम हो। द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट शुड बी वेरी लो। ये टेस्ट सूटेबल है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही कम हो। इनफैक्ट ये उस कंक्रीट के लिए भी काम नहीं करता जिसकी स्लंप वैल्यू 50 mm से ज्यादा है। अब जरा चेक करना, स्लंप वैल्यू 50 mm से कम होनी चाहिए। अगर स्लंप वैल्यू 50 mm से कम है, स्लंप वैल्यू 50 mm से कम, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना? 0.85 से कम। 0.85 से कम वेरी लो वर्केबिलिटी। तो ये वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए सूट करता है। क्यों? ये भी टेस्ट खत्म होगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर से एक रियल पिक्चर है और एक लाइन डायग्राम बना हुआ है। इस टेस्ट का अपैरेटस क्या होता है? इस टेस्ट के अपैरेटस में होता है एक सिलेंडर। ये रहा एक सिलेंडर, दिख रहा है सिलेंडर? तो इस टेस्ट के अपैरेटस में एक सिलेंडर है जिसको हमने किसके ऊपर रखा हुआ है? जिसको हमने रखा हुआ है वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर। ये वाइब्रेटिंग टेबल है, लिखा हुआ है वाइब्रेटिंग टेबल। तो ये हमारी वाइब्रेटिंग टेबल है। जब इस बटन को ऑन करोगे इसकी चारों टांगे हिलने लग जाएंगी। और क्या होता है इसके अंदर? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक मोल्ड इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम। ये रहा फ्रस्ट्रम पड़ा है इसके अंदर। तो मेटेलिक मोल्ड है द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम। डायमेंशन अलग है इस बार, चेक लो, साइज अलग है इस बार। 10, 20 और ये 35। पीछे कितनी थी? 30 थी। अब जिस कंक्रीट की मुझे टेस्टिंग करनी है उसको फिल किया जाता है इस मोल्ड के अंदर। जिस कंक्रीट की मुझे टेस्टिंग करनी है उसको फिल किया जाता है इस मोल्ड के अंदर। जब मोल्ड के अंदर फिल करोगे, ध्यान रखना है इसको भरना है किसमें? इसको भरना है 4 से लेके 5 लेयर के अंदर। 4-5 लेयर में भरो और प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करो। 25 बार ब्लो लगाते हैं। जब आपका ये मोल्ड पूरा भर जाए, इसको लिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इस मोल्ड को लिफ्ट करोगे, एज सून एज यू लिफ्ट दी मोल्ड, मोल्ड को लिफ्ट किया, बटन ऑन कर दिया, टेबल वाइब्रेट करने लग जाएगी। टेबल विल वाइब्रेट। अब जरा खुद विजुअलाइज करना, शुरुआत में हमारे कंक्रीट की शेप क्या थी? शुरुआत में हमारे कंक्रीट की शेप क्या थी? फ्रस्टम। शुरुआत में जब आपने कंक्रीट को भरा था फ्रस्टम। अब जब ये टेबल वाइब्रेट हो रही होगी, ये जो कंक्रीट है किसकी शेप अज्यूम कर लेगा? ये जो कंक्रीट है किसकी शेप अज्यूम कर लेगा? फ्लैट। अरे किसकी शेप? बाहर सिलेंडर पड़ा है ना, फिर कॉमन सेंस की बात है ये तो। सिलेंडर की शेप अज्यूम कर लेगा। तो शुरुआत में फ्रस्टम है, जैसे ही मोल्ड को उठाओगे, हिलाओगे। यार भैया इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक बर्नी उठाना, बर्नी में क्या डालना? चावल डालना, दाल डालना, उसको हिलाना। क्या होते हैं? वो सेटल हो जाते हैं। और कौन सी शेप अज्यूम कर लेते हैं? जो बर्नी की शेप होती है वो अज्यूम कर लेते हैं। सेम कहानी है। तो कंक्रीट भी किसकी शेप अज्यूम कर लेगा? सिलेंडर की शेप अज्यूम कर लेगा। तो भैया इस टेस्ट में मेजर क्या करूंगा मैं? इस टेस्ट में मेजर करूंगा कितना टाइम लगता है इसके लिए। कितना टाइम लगता है कंक्रीट को फ्रस्टम से सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करने में। अगर कंक्रीट को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है अंदर? अगर कंक्रीट को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है अंदर? ज्यादा है। वर्केबिलिटी क्या है? कम है। कंक्रीट को कम टाइम लग रहा है, फ्रिक्शन कम है, वर्केबिलिटी ज्यादा है। अब एक बार खुद सोच के देख लो, अगर यहाँ पे कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा हुई, जैसे ही ये मोल्ड उठाओगे ना, जैसे ही मोल्ड उठाओगे रायता फैल जाएगा पूरा। इसको तो रिलेट भी कर सकते हो, ये तो आदत ही है हमें हमारी। तो जैसे ही मोल्ड को उठाओगे, वाइब्रेशन भी नहीं देनी पड़ेगी। मोल्ड उठाया, अभी बटन चालू कर रहे हो, कंक्रीट ने किसकी शेप अज्यूम कर ली? कंक्रीट ने शेप अज्यूम कर ली सिलेंडर की। टाइम ही नहीं आया, तो टेस्ट ही परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर वर्केबिलिटी ज्यादा हुई, टेस्ट ही परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। यू नॉट बी एबल टू परफॉर्म द टेस्ट। इसलिए सूट करता है फॉर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। हैंस इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। खत्म कहानी, हो गया टेस्ट ये भी। फिर जो टाइम निकल के आता है उसका नाम रखा है वीबी डिग्री। जैसे पहले वाले टेस्ट में सब्सिडेंस का नाम रखा स्लंप वैल्यू, दूसरे वाले टेस्ट में नाम रखा कॉम्पैक्शन फैक्टर, यहाँ पे नाम क्या रखा है? वीबी डिग्री। नोट कर लो।
So this test is suitable. This test is suitable. This test is suitable for concrete. This test is suitable for concrete. Having low to very low workability. Low to very low workability. Next point of reference. Next point says workability is reported. Workability is reported in this test. In terms of what? In terms of time required by concrete to assume. Time required by concrete to assume. Cylindrical shape. So time required by the concrete to assume cylindrical shape. That is termed as VB डिग्री, जिसको क्या बोला जाता है? VB डिग्री बोला जाता है. That is termed as VB डिग्री. नोट करो फटाफट. हो गया नोट? चलो खत्म तीसरा टेस्ट. Next of the tests available to find the workability of the concrete. Next of the tests available to find the workability of the concrete is flow table test. अगला जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास कंक्रीट की वर्कबिलिटी निकालने के लिए इस टर्म्ड एज फ्लो टेबल टेस्ट. अब क्या है फ्लो टेबल टेस्ट? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये एक लैब टेस्ट है, जैसे पीछे वाला भी लैब टेस्ट है, ये भी लैब टेस्ट है. ये टेस्ट शूट करता है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्कबिलिटी क्या हो. ये टेस्ट शूट करता है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्कबिलिटी क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, हाई टू वेरी हाई. जिसके लिए कौन शूट नहीं करता? जिसके लिए कौन शूट नहीं करता? पीछे वाला कोई टेस्ट शूट नहीं करता, तीनों ही शूट नहीं करते. ये वहां पर शूट कर जाता है. तो वो टेस्ट जिसकी वर्कबिलिटी हाई टू वेरी हाई रेंज में हो, वहां पर हम इस वाले टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. ये शूट कर जाता है वहां पे. अब क्या है इस टेस्ट के अंदर, जरा देखो. ये इस टेस्ट का अपैरेटस है. द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लो टेबल. ये फ्लो टेबल है. अब जब साइड से देख रहे हो आपको रेक्टेंगुलर दिख रही है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर है. ये बनी हुई सर्कल है इसके, तो ये सर्कुलर टेबल है. तो परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट इज बीइंग डन ऑन द टेबल व्हिच इज सर्कुलर इन शेप. अब सर्कुलर शेप में डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर कितना होता है इस टेबल का? बना हुआ है. अच्छा मेरे को लगा देखा नहीं. 76 सेंटीमीटर. अरे भाई 76 नीचे है वो रहा. मेरे को भी नहीं दिखा था, मैं खुद लिखने वाला था अभी, वो नीचे लिखा हुआ. तो इस टेबल की डायमीटर कितनी है? 76 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट सेकंड थिंग, और क्या यूज करते हैं इसके अंदर? भी मोल्ड यूज करते हैं. सेम वही मोल्ड, फ्रस्टम, पर साइज अलग है. 17 सेंटीमीटर टॉप डायमीटर, 25 सेंटीमीटर बॉटम डायमीटर, 12 सेंटीमीटर हाइट. तो इस टेस्ट के अपैरेटस में आपको एक टेबल मिलेगी जिसका प्लान सर्कुलर है, डायमीटर 76 सेंटीमीटर, और आपने एक फ्रस्टम को रखा है इसके ऊपर. तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दोनों का सेंटर कोइंसाइड, टेबल का सेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द मोल्ड. जिस भी कंक्रीट की टेस्टिंग करनी है उसको इसमें भरा. इस बार इसको 2 लेयर में भरते हैं. पीछे 4 लेयर चल रही थी, यहाँ 2 लेयर में भरते हैं.
दो लेयर में बना, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया, मोल्ड भर गया। अब जैसे ही मोल्ड भर गया, इसके ऊपर से हमने इसको हटा दिया मोल्ड को, तो लेट सपोज ये हटा हुआ मोल्ड ही है, ये हटा हुआ मोल्ड ही है। तो इनिशियली शेप क्या है इसकी, फ्रस्टम की है। इनिशियली शेप क्या है इसकी, फ्रस्टम की दिख रही है, तो इनिशियल शेप इज फ्रस्टम ओनली। चलो अब क्या करते हैं, ये नीचे हैंडल लगा होता है, इस हैंडल को घुमाते हैं, इस हैंडल को घुमाते हैं। जब एक बार इस हैंडल को घुमाओगे, ये जो टेबल है ऊपर उठेगी और नीचे आ जाएगी, यानी टेबल विल राइज एंड टेबल विल ड्रॉप। टेबल राइज करेगी, टेबल ड्रॉप कर जाएगी बाय एन अमाउंट ऑफ 12.5 mm। तो जब एक बार इस हैंडल को घुमाओगे, टेबल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी, कितने अमाउंट से, 12.5 mm से। आपको ये चीज 15 बार करनी है 15 सेकंड में। आपको ये चीज 15 बार घुमा देना इसको, 1 सेकंड में पूरी घूम जानी चाहिए। तो अब 15 सेकंड लगेंगे, टेस्ट खत्म। 15 सेकंड लगे, टेस्ट खत्म। 15 सेकंड में क्या हुआ, 15 बार ये ऊपर गई नीचे आई, यानी आपने क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड करी कंक्रीट को। अब कंक्रीट को जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे, क्या करेगा, जो इस टेस्ट का नाम है, फैल जाएगा। जो इस टेस्ट का नाम है क्या करता है, फैल जाता है टेबल के ऊपर। ये लो, फ्लो कर गया टेबल के ऊपर। अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम कम फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम, तो कम फैलेगा या ज्यादा फैलेगा, कम फैलेगा। और वर्केबिलिटी ज्यादा, तो ज्यादा फैल जाएगा। तो इस बार क्या मेजर करोगे, कंक्रीट का फैलाव मेजर करोगे। सो नाउ आई विल मेजर द फ्लो ऑफ द कंक्रीट। अब क्या ये यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा क्या चारों डायरेक्शन में, क्या ये यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा क्या चारों डायरेक्शन में, नहीं। देखो वो फ्लो करके दिखाया मैंने आपको, उसको नहीं फ्लो कर रहा। अब मेरे को तो फ्लो मेजर करना है ही सर्कल ही। फिर क्या करते हैं, कम से कम 6 डायरेक्शन में आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, दिखा रखी है 1 2 3 4 5 6। तो कम से कम 6 डायरेक्शन में आप रीडिंग लोगे। उन 6 फ्लो की वैल्यू का एवरेज उठाओगे, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एवरेज डायमीटर। तो डायमीटर तो तब होता है ना जब ये सर्कुलर होता, सर्कुलर है नहीं, फिर क्या किया, एवरेज वैल्यू ले ली। तो कम से कम 6 वैल्यू लोगे आप। तो अगर इसका एवरेज डायमीटर ज्यादा निकल के आया, तो वर्केबिलिटी क्या होगी। अगर इसका एवरेज डायमीटर ज्यादा निकल के आया, तो वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। कम निकल के आया तो कम। बस हो गया, टेस्ट खत्म। यही टेस्ट है हमारा। नोट कर लो पूरी कहानी। So we'll say this test is suitable for concrete. This test is suitable for concrete having कैसी वर्केबिलिटी, हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी, हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी। नेक्स्ट, इट इज अ लैब टेस्ट। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कौन सा फील्ड टेस्ट है, कौन सा लैब टेस्ट है, इसलिए लिखवानी पड़ रही है सारी चीजें। ये एक लैब टेस्ट है, so it is a lab test. Next point of reference, in this test workability of the concrete, in this test workability, in this test workability of the concrete, workability of the concrete is reported, workability of the concrete is reported in terms of, workability of the concrete is reported in terms of, in terms of flow percentage या flow value बोल दो, in terms of flow value। That signifies what, that signifies, that signifies percentage increase, percentage increase of average diameter of spread, of spread over the base diameter, over the base diameter। तो क्या है कहानी, इस टेस्ट में आप वर्केबिलिटी कैसे रिपोर्ट करते हो,
इस टेस्ट में आप वर्कबिलिटी रिपोर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर जिसका नाम क्या है? सो इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर जिसका नाम है फ्लो वैल्यू। अब ये फ्लो वैल्यू मुझे क्या बताती है? फ्लो वैल्यू मुझे ये बताती है ये जो एवरेज डायमीटर है हमारे स्प्रेड का कितने परसेंटेज ज्यादा है बेस डायमीटर से। बेस डायमीटर कितना था? सो एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रेड -25 ओवर 25। तो फ्लो वैल्यू मुझे ये बताता है कि जो एवरेज डायमीटर है स्प्रेड की वो बेस डायमीटर से कितने परसेंटेज ज्यादा है। निकाल लो कितने परसेंटेज ज्यादा। तो जितनी ज्यादा फ्लो वैल्यू उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी, जितनी कम फ्लो वैल्यू उतनी कम वर्केबिलिटी। तो हर टेस्ट में कोई ना कोई पैरामीटर है वर्केबिलिटी को बताने के लिए। ब्रैकेट में डाल दिया इट इज इन रेंज ऑफ 0 to 150। ये रेंज में है 0 से लेकर 150 के बीच में। क्लियर है? कॉम्पैक्शन फैक्टर लैब है या फील्ड, बेटा पीछे तो बताया था। और अगर नहीं भी बताऊं मेरे को तो मतलब जितना मेरे को लगता है कि भैया देख के पता चल जाता है अपैरेटस। इसको कहां लेके फील्ड में डोलते रहोगे? कहां से लाओगे फील्ड में पावर का कनेक्शन? वो देख के पता चल जाता है अपैरेटस को। सेम चीज कॉम्पैक्शन फैक्टर में बताई थी कि भैया कहां लेके डोलते रहोगे उस अपैरेटस को। तो अभी तक बस लंप टेस्ट ही है जो फील्ड टेस्ट है, बाकी सारे लैब टेस्ट है। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट विच इज अवेलेबल is termed as Kelly-Ball test. So next of the test which is available is termed as Kelly-Ball test. So Kelly-Ball test, अब क्या है भैया Kelly-Ball test? इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये भी। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टेस्ट। अब इस टेस्ट में करते क्या है, सैंपल लेते हैं कंक्रीट का। अब ये देखो अपैरेटस, सीधे से अपैरेटस देख के पता चल रहा है भैया फील्ड टेस्ट है लैब टेस्ट है। इसके अपैरेटस को देख के पता चल जाता है भैया फील्ड है या लैब टेस्ट है। फिर तो भैया देख के भी नहीं पता चल रहा, फिर तो देख के अरे भैया क्या है इसके अपैरेटस में, हाथ में उठा के घूम नहीं सकते क्या उसे? क्या है इसके अपैरेटस में? 15 सेंटीमीटर के डायमीटर का हेमिस्फीयर लेके घूमते फिर वो। स्लम टेस्ट से भी ज्यादा हल्का अपैरेटस है इसका। तो उससे भी ज्यादा आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हो उस टेस्ट को। तो मेरी गलती हो गई जो मैंने बोला कि भैया देख के पता चल जाता है। सो करते क्या इस टेस्ट के अंदर? तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। कैन बी परफॉर्म्ड इन द फील्ड, कैन बी परफॉर्म्ड इन द लैबोरेटरी। फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट का एडवांटेज ये है कि आप इस टेस्ट को स्लम टेस्ट से भी क्या कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। आप इस टेस्ट को स्लम टेस्ट से भी जल्दी कर सकते हो। 15 सेकंड लगते हैं इस टेस्ट को करने में। इट हार्डली रिक्वायर्स 15 सेकंड्स। तो इसका मतलब सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द क्विक फील्ड टेस्ट। ये है क्विक फील्ड टेस्ट, Kelly-Ball टेस्ट। स्लम टेस्ट नहीं है ये, Kelly-Ball टेस्ट। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विक लैब टेस्ट, वो पीछे वाला था फ्लो टेबल टेस्ट। 15 सेकंड में आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा था। Was giving you the result in 15 seconds। सेम कहानी है। आप करते क्या इस टेस्ट में, या कंक्रीट का सैंपल उठाया, कंक्रीट के सैंपल के ऊपर इसको रखा, ये पूरे अपैरेटस को उठा के रख दिया कंक्रीट के सैंपल के ऊपर। अब मेजर क्या करते हैं, व्हाट डू वी मेजर? वी मेजर द इंडेंटेशन मेड बाय दिस हेमिस्फेरिकल मेटालिक बॉल। तो जो हेमिस्फेरिकल मेटालिक बॉल है ये कितनी इंडेंटेशन बनाती है कंक्रीट के अंदर, उसको मेजर किया जाता है। तो हैंडल से क्या करो, इस हेमिस्फेरिकल बॉल को प्रेस करो, कितना कंक्रीट के अंदर गई वो नाप लेते हैं। वो नापने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो देखो स्केल बनी हुई है ऊपर, उस स्केल के ऊपर अपने आप रीडिंग आती है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रीडिंग ऑन द स्केल। खत्म कहानी।
अगर ये ज्यादा चली गई कंक्रीट के सैंपल के अंदर, वर्केबिलिटी ज्यादा है या कम है? अगर ये ज्यादा चली गई कंक्रीट के सैंपल के अंदर, वर्केबिलिटी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। और अगर नहीं जा पाई या कम गई तो, नहीं जा पाई या कम गई तो इसका नाम वर्केबिलिटी कम है, इट मींस वर्केबिलिटी इज लेस। खत्म कहानी। तो ये भी एक टेस्ट है हमारे पास। एक बार टेस्ट की परफॉर्मेंस वाली पिक्चर अगर हो तो शेयर कर देना। परफॉर्मेंस वाली पिक्चर नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव द पिक्चर अवेलेबल इन विच द टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। अपैरेटस बहुत आसान है इसका। सेल्फ वेट के कारण जाएगी या कुछ प्रेशर? नहीं, सेल्फ वेट के कारण जाएगी। आपको बस रिलीज करना है उसे, हैंडल दिया हुआ है उसको उठाने के लिए। सो विल से इट इज अ सिंपल field test. It is a simple field test. It is a simple field test of the measurement of, इसकी रियल पिक्चर निकालना है जिसमें टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। इट इज a simple field test of measurement of indentation, made by 15 centimeter diameter, 15 centimeter diameter metal hemisphere weighing 13.6 kg, 13.6 kg when freely placed on fresh concrete. On fresh concrete. Next, this test is not covered by Indian standards. तो कोई कोड नहीं है इसके ऊपर। Next, the advantage of this test. The advantage of this test is that it can be performed. It can be performed on concrete placed at site or in lab faster than slump test. Faster than slump test. ड्रॉबैक ये है कि सैंपल की साइज बहुत बड़ी चाहिए होती है। ड्रॉबैक ये है इसमें, सैंपल की साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ी चाहिए होती है, और इतनी बड़ी साइज अवेलेबल हो जरूरी नहीं है हर बार। However, it needs a large sample of concrete to be tested. खत्म कहानी, सफिशिएंट जानकारी है। देख लो भैया इसके रियल पिक्चर। So real picture of this test. टाइम कितना लेता है बेटा बताया तो था पीछे, 15 सेकंड लगते हैं। वीबी टेस्ट में वर्केबिलिटी के लिए वीबी टाइम की वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू तब पता चलती है जब हम चुपचाप बैठ के सारी क्लास देखें।
नोट कर लिया, नोट कर लिया है। यहाँ लार्ज सैंपल कहाँ है? ये लार्ज सैंपल नहीं है, तो ये दूसरा बाकी टेस्ट कहाँ कर रहे हो? तो लैब में कर रहे हो, फील्ड में भी करना है मुझे टेस्ट। भाई मतलब रियल पिक्चर देखने के बाद भी अगर ये बात समझ में नहीं आए तो भैया समझ में नहीं आ सकती ये चीज कभी, फिर तो ये चीज कभी समझ में नहीं आ सकती। अरे भाई इसको रखने के लिए जगह चाहिए तामझाम को पूरा, पीछे डायग्राम बना हुआ है ना, इसको रखने के लिए जगह चाहिए होती है। 15 सेंटीमीटर तो डायमीटर है बॉल का। जो मिनिमम डेप्थ चाहिए होती है कंक्रीट की 20 सेंटीमीटर चाहिए होती है। जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए नियरेस्ट एज से वो 2.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन है इसके ऊपर कि मिनिमम डेप्थ 20 सेंटीमीटर हो, जो मिनिमम एज है उससे दूरी होनी चाहिए 2.3 सेंटीमीटर, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसलिए बोलते हैं सैंपल बड़ा होना चाहिए। Hence, this sample required is comparatively bigger. नोट कर लिया सबने? चलो, ये रियल पिक्चर दिखा दी, पीछे आपका डायग्राम बना हुआ था। तो ये हुई कैली बॉल टेस्ट की कहानी। कैली बॉल टेस्ट की कहानी खत्म हुई। ये कौन सा टेस्ट नंबर था? पांचवा। पांचवा। The next of the tests available to find the workability of the concrete is K-slump tester. The next of the tests available to find the workability of the concrete, इसको हम बोलते हैं के स्लम्प टेस्टर। तो अगला जो टेस्ट अवेलेबल है इसको के स्लम्प टेस्टर बोला जाता है। अब क्या है ये? It can be used to find the or measure the workability of the slump directly in 1 minute. ये आपको 1 मिनट में वर्कबिलिटी निकाल के देगा आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द टेस्टर इनटू द फ्रेश कंक्रीट। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द टेस्टर इनटू द फ्रेश कंक्रीट। तो इसमें यूज किसको करता है? टेस्टर को यूज करते हैं। भाई टेस्टर बना हुआ है, दिस इज द टेस्टर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। अब टेस्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है? सारे पैरामीटर्स भी मार्क किए हुए हैं। इन टेस्टर ऑल द पैरामीटर्स आर आल्सो बीइंग मार्क्ड। तो इस टेस्टर को ऐसे ही एनालाइज करना है। देखो नीचे क्या है इसके अंदर? नीचे ट्यूब है, हॉलो ट्यूब होती है, और इस हॉलो ट्यूब में परफोरेशंस बने हुए हैं। परफोरेशन का मतलब क्या होता है? छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू कंक्रीट क्या कर सकता है? इसके अंदर जा सकता है, थ्रू विच कंक्रीट कैन एंटर इनटू इट। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्या लगा रखी है? इसके ऊपर क्या लगा रखी है? हॉलो प्लास्टिक मूवेबल रॉड लगा रखी है। जैसे इंजेक्शन होता है ना, वैसे ही है, हॉलो रॉड है ये, और ये प्लास्टिक की है, और ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब इसके अंदर जब कंक्रीट आएगा आपको दिखेगा। सपोज मैंने कंक्रीट को भर दिया इसके अंदर, तो आपको दिखेगी ये चीज, और इसके ऊपर मार्किंग भी बनी हुई होती है। ओवर दिस मार्किंग्स आर आल्सो बीइंग फॉर्म्ड। तो ये इसका बेसिक अपैरेटस है। जो नीचे हमारी मेटालिक ट्यूब है उसमें फ्लोटर भी लगा हुआ होता है। द फ्लोटर इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। क्या सिग्निफिकेंस है फ्लोटर की भी आगे देखेंगे, अभी तो बस मैं अपैरेटस दिखा रहा हूँ। फिर से रियल पिक्चर निकाल लेना इसकी, जो केस हम टेस्टर है इसकी रियल पिक्चर निकाल लेना। अब करते क्या है टेस्ट के अंदर? पहली जानकारी तो क्या दी? ये आपको 1 मिनट के अंदर वर्कबिलिटी निकाल के दे देगा। इट विल गिव यू वर्कबिलिटी इन 1 मिनट। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, करते क्या है इसके अंदर? वेट द टेस्टर विद द वाटर एंड शेक ऑफ द एक्सेस वाटर। जब टेस्टर को आप यूज कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, पहले क्या करो? इसको वेट कर दो पानी के साथ, और जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर दो। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड ऑफ। कहने का मतलब है इसके ऊपर भी अगर कोई इंप्योरिटी लगी हुई है उसको हटा दे, क्योंकि वो भी फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपकी जो मेजरिंग रॉड है इसको रेज कर दो। रेज दी मेजरिंग रॉड, जैसे भी दिख रही है, जैसे भी आपको दिख रही है, तो ये रेज्ड है, पर ये अंदर भी जा सकती है। अगर मैं इसको प्रेस करूं, अगर मैं इसको प्रेस करूं, ये जो हमारी रॉड है वो क्या कर सकती है? ये जो हमारी रॉड है क्या कर सकती है? नीचे वाली ट्यूब के अंदर जा सकती है। तो अभी आपने इसको क्या कर रखा है? कंप्लीटली रेज कर रखा है। सो रेज दी मेजरिंग रॉड अप टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट। जो उसका फुलेस्ट एक्सटेंट है उसको आप रेज कर दो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंसर्ट द टेस्टर इन दी लेवल सरफेस ऑफ द कंक्रीट। जो आपका टेस्टर है उसको इंसर्ट कर दो इन दी लेवल सरफेस ऑफ द कंक्रीट।
कब तक इंसर्ट करते जाओगे? तब तक इंसर्ट करते जाओगे जब तक कंक्रीट सरफेस के ऊपर कौन आके नहीं बैठ जाए। जब तक कंक्रीट सरफेस के ऊपर कौन आके नहीं बैठ जाए, ये फ्लोटर आके नहीं बैठ जाए। तो फ्लोटर की सिग्निफिकेंस ये थी। तो इस टेस्टर को मैं इंसर्ट करता जाऊंगा कंक्रीट के सरफेस के अंदर जब तक ये फ्लोटर कंक्रीट के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाए। क्लियर चीज? रिपीट करना है। अब जब आपने इसको इंसर्ट किया, क्या हो रहा होगा उन परफोरेशंस के थ्रू? जब आपने इस टेस्टर को इंसर्ट कर दिया कंक्रीट के अंदर, व्हाट विल बी हैपनिंग थ्रू दोस परफोरेशंस? वो कंक्रीट अंदर जा रहा होगा उसमें, कंक्रीट विल बी एंटरिंग इन और विल बी पासिंग इन दी टेस्टर। तो वो टेस्टर के अंदर कंक्रीट जा रही है। आफ्टर 1 मिनट लोअर द मेजरिंग रॉड। 1 मिनट बाद क्या करो? 1 मिनट बाद क्या करो? इस मेजरिंग रॉड को लोअर करते जाओ। इस मेजरिंग रॉड को लोअर करते जाओ जब तक ये किसके ऊपर रेस्ट नहीं कर जाए, जब तक ये कंक्रीट के सरफेस के ऊपर आके रेस्ट नहीं कर जाए। तो मेजरिंग रॉड लोअर करते जाओगे, नीचे जाती जाएगी, तब तक लोअर करते जाओगे अप टू एन एक्सटेंट इट रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। अब जरा ये बताना, जितना ज्यादा कंक्रीट राइज कर गया मेरी मेजरिंग रॉड के अंदर, कमेंट अपॉन वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। जितना ज्यादा कंक्रीट राइज कर गया मेरी मेजरिंग रॉड के अंदर, व्हाट अबाउट वर्केबिलिटी? मोर। कम कंक्रीट राइज किया, वर्केबिलिटी कम, तो वर्केबिलिटी इज लेस। तो ये भी बहुत फास्ट तरीका है। इट इज आल्सो वेरी फास्ट मेथड टू फाइंड द वर्केबिलिटी। चलो देख लो भैया रियल पिक्चर इसकी। ये है हमारा डिस्क फ्लोटर। कैसा टेस्ट है ये? विच टाइप ऑफ टेस्ट? ये भी लैब टेस्ट है, ये भी फील्ड टेस्ट है। लैब में भी कर सकते हो, फील्ड में भी कर सकते हो। कैन बी परफॉर्म इन द लैब, कैन बी परफॉर्म इन द फील्ड। दोनों जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है पूरी कहानी? अब कोई नहीं पूछ रहा तो भैया पहले ही जब पता चल जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है अपने आप सारे आंसर की, थोड़ी ना लिखते रहेंगे एक एक टेस्ट के अंदर सारी बातें कि ये लैब टेस्ट है, ये फील्ड टेस्ट है। सो के स्लम टेस्टर बोल सकते हैं। सो वी कैन से इट कैन बी यूज्ड can be used to measure the slump directly. It can be used to measure the slump directly in 1 minute after the insertion of tester into fresh concrete. Tester into fresh concrete to the level of the floater. To the level of the floater. To the level of the floater. नेक्स्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत ही सिंपल है। So we'll say it is very simple test. It is very simple test and can be used both in field and lab. लैब में भी यूज कर सकते हो और फील्ड में भी यूज कर सकते हो, तो दोनों जगह यूज कर सकते हैं। फ्लोटर को इंसर्ट नहीं करना, नीचे वाली ट्यूब को इंसर्ट करना है। तो उठाया टेस्टर को, नीचे ट्यूब थी इसके, ट्यूब को इंसर्ट करते गए। शुरुआत में ये ऐसे होगा, शुरुआत में ये अलाइनमेंट है इसकी, ये है फ्लोटर हमारा यहाँ पे। तो आप इसको इंसर्ट करते जाओगे तब तक जब तक फ्लोटर कंक्रीट के सरफेस के ऊपर नहीं रेस्ट कर जाए। अब कंक्रीट जा रहा है, इसमें परफोरेशन होती है नीचे, कंक्रीट जाके भर रहा है इसके अंदर,
कंक्रीट भरता भरता लेट सपोज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपकी जो मेजरिंग रोड है इसको लोअर करो, नीचे लोअर करते जाओ जब तक ये जो काला वाला जो पोर्शन है जब तक ये किसके कांटेक्ट में नहीं आ जाती, कंक्रीट के कांटेक्ट में नहीं आ जाती, बस खत्म कहानी। पर ये लोअर कब करना है, 1 मिनट बाद लोअर करना है, दिस टू बी लोअर्ड आफ्टर 1 मिनट। अब जितने भी टेस्ट किए हैं इन सब में जो वर्कबिलिटी निकल के आई है उसको आप एक साथ एनालाइज कर सकते हो। इट कैन बी एनालाइज साइमल्टेनियसली। सवाल मिलेगा आपको इसके ऊपर एक, यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम ऑन दिस। तो इस बार आपको वर्कबिलिटी किसके टर्म में दे रखी है, इस बार आपको वर्कबिलिटी किसके टर्म में दे रखी है, वर्कबिलिटी तीनों टर्म में दे रखी है, स्लम्प के फॉर्म में भी दे रखी है, कॉम्पेक्शन फैक्टर के फॉर्म में भी दे रखी है, और वीबी डिग्री के फॉर्म में भी दे रखी है। लो देख लो टाइम कि वीबी डिग्री में से टाइम कितना आता है। तो फॉर एवरी डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, फॉर एवरी डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी तीनों पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है। इस वर्कबिलिटी का कंक्रीट कहाँ काम आता है वो आपको पीछे भी बता दिया था, यहाँ पर वापस बता दिया। पीछे पूछ रहे सर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट कहाँ यूज करते हैं, तो सारी जानकारी है, entire information is given to you. It means your entire story for workability is finished. आपकी पूरी कहानी वर्केबिलिटी की खत्म है। नोटेड, चलो, थैंक यू एवरीवन।